Hello students, today we'll be discussing our next topic, that is microbes in sewage treatment. In earlier classes we have already discussed about microbes, the role of microbes in household purpose, in the medicine and also in the beverages, that is industrial purpose. So today we'll be discussing how microbes are helpful in the sewage treatment. Okay, first of all we need to understand what is the meaning of sewage. सीवेज का मीनिंग पता करना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम आगे उसका ट्रीटमेंट करेंगे कि कैसे उसको ट्रीट करना है। सीवेज इज नथिंग बट द वेस्ट वाटर, है ना, जो हमारे घरों से जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है एवरी डे, लाइक फ्रॉम द किचन, द टॉयलेट, बाथरूम, है ना, ये सब कुछ कहाँ जाकर, ये जो वेस्ट वाटर है ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है जिसको हम गटर बोलते हैं ना लैंग्वेज, एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में। अब इस वाटर का क्या करते हैं, ठीक है, जो बड़ी सिटीज में आपने देखा होगा कि गंदा नाला बहता है, ये कहाँ जाता है, आखिर में ये पानी कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज में जाता है। बट वाटर बॉडीज में जाने से पहले इसको ट्रीट करना पड़ता है ना, इसमें जितनी भी गंदगी है उसको रिमूव करना पड़ता है। तो ये सब कहाँ होता है ना, ये होता है एक प्लांट के अंदर, और उस प्लांट का नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और ये काम करता कौन है, ये माइक्रोब्स करते हैं। हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि वो कौन से माइक्रोब्स हैं और कैसे उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। अभी इतना क्लियर है दैट सीवेज इट इज द वाटर जनरेटेड, वेस्ट वाटर जनरेटेड एवरी डे फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटा होने की वजह से इस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक मैटर लिखा हुआ है ना, जो सीवेज है इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसी को माइक्रोब्स डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज करते हैं। कौन से माइक्रोब्स, ये जो माइक्रोब्स होंगे ये हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब होंगे, ठीक है। ये हेटेरोट्रॉफ्स होंगे, ठीक है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे आर यूटिलाइजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द सीवेज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हम कौन से माइक्रोब्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये है हेटेरोट्रॉफ्स माइक्रोब, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये जो सीवेज है इसको दो स्टेजेस में क्लीन किया जाता है, एक तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो वो दोनों स्टेजेस हम पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। वन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड द अदर इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसको हम देख लेते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। दो स्टेजेस में इसको किया जाता है, वन इज प्राइमरी एंड द अदर इज सेकेंडरी। सेकेंडरी का ही दूसरा नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, यहाँ पे हम एक्चुअली माइक्रोब्स का यूज करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं एक बार कि दिखता कैसा होगा ये जो प्लांट है ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये दिखता कैसा है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कैसा दिख रहा है, कितने बड़े बड़े कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। इसको कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे सीवेज का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, दिख रहा होगा। आगे हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी आप इतना ही जानो कि ये दिखता कैसा होगा। ये आपको एक व्यू प्रोवाइड किया है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं अपने प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले अब जो सीवेज है ना, इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, इसमें हम बाकी की गंदगी जैसे प्लास्टिक हो गया, फटे पुराने कपड़े, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा वेस्ट हम इसमें डाल देते हैं, उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीजों को, चलो इसको तो डाइजेस्ट कर लेंगे बैक्टीरिया, बट प्लास्टिक का क्या होगा, पॉलिथीन का क्या होगा, वो तो डिग्रेड नहीं होता है, तो उसका भी रिमूवल जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेज में हम इन चीजों का रिमूवल करते हैं, और ये भी दो प्रोसेस में हम करेंगे। वन विल बी फिल्ट्रेशन एंड द सेकेंड विल बी सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े नेट लगा देते हैं, जाली लगा देते हैं। जैसे मान लो पानी बह रहा है, सीवेज का पानी, एक एंड पे आपने एक बड़ा सा नेट लगा दिया है, तो जितने भी सॉलिड पार्टिकल होंगे, है ना, वो सारे वहीं पे रुक जाएंगे और वाटर है वो आगे बह जाएगा। तो उनको फिजिकली रिमूव कर लिया जाएगा। मान लो बड़े बड़े आप कुछ भी लगा लो, जो बड़ा वाला कचरा है जैसे कि पॉलिथीन हो गया, फटी पुरानी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, चप्पल जूते जो ऐसे ही लोग नाले में बहा देते हैं, तो ये सारी चीजों को क्या हो जाएगा, ये एक वहां पे एक स्टॉपेज लग जाएगा
नेट होने की वजह से वो सारी चीजें वहीं पे रुक जाएंगी और जो पानी है वो आगे बह जाएगा। तो पहला फिल्ट्रेशन का स्टेप तो यही हो गया। अब आप ये सोचो, ये जो फिल्ट्रेशन हमने लगाया है, जो नेट लगाया है, अगर अब हम इसका साइज छोटा करते जाएं, पहले हमने बड़ा सा नेट लगाया है जिसमें बड़े बड़े होल्स हैं, जिससे कि ठीक है ज्यादा मात्रा में पानी जा रहा है, उसके साथ में और भी छोटी चीजें उसके साथ में बह के जा रही हैं। बट ऐसे आप 3-4 स्टेजेस में अगर इसको लगाओगे तो 3-4 स्टॉपेज बन जाएंगे और फिजिकली उनको रिमूव कर लिया जाएगा, है ना, उसको रिमूव कर लिया जाएगा। तो ये वाला जो ट्रीटमेंट है, पहला वाला ट्रीटमेंट है, इसमें तो कहीं पे भी माइक्रोब्स का रोल नहीं है, इसमें तो हमारा ही रोल्स है ना, कि हम ही इसको फिजिकली रिमूव कर लेते हैं। अब जो चीजें चली गई हैं, फिल्ट्रेशन हो गया है, अब उसके अंदर बहुत सारा सॉइल का पार्टिकल होगा, है ना, सॉइल होगी, ग्रिट होगी, स्लिट होगी, ये सारी चीजें, पेबल्स होंगे छोटे छोटे, ये सारी चीजें तो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से नीचे बैठ जाएंगे। तो अब आपको ये समझ में आया कि सेडिमेंटेशन क्यों लिखा है हमने यहाँ पे। ये हमने हैवी पार्टिकल्स के लिए लिखा है कि अब इस सीवेज ट्रीटमेंट को हम क्या करेंगे, इस सीवेज को हम क्या करेंगे कि एक जगह पे रोक के रखेंगे, ठीक है, ताकि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाए और जो इफ्लुएंट है वो अलग से रह जाए, मतलब लिक्विड पार्ट हमारे पास अलग से रह जाए और नीचे सॉइल, ग्रिट वगैरह भी है, ये नीचे बैठ जाए। तो सेडिमेंटेशन में हमें 2 पार्ट मिलेंगे, है ना। मान लो आपने सीवेज को एक जगह स्टोर किया है, तो जब वो चीजें नीचे बैठ जाएंगी वो पार्ट अलग है और जो लिक्विड वाला पार्ट है वो पार्ट अलग है। तो जो नीचे बैठ गया है और लिक्विड पार्ट है, इनको भी हमने अलग अलग नाम दिया है। इसको हम बोलेंगे इफ्लुएंट, ठीक है, या फिर इसी का दूसरा नाम है सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट भी वही होता है कि जो ऊपर वाला हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ गए, उसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं, उसके अलावा जो लिक्विड है, उसको हमने कहा है सुपरनेटेंट। इतना क्लियर है। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है जो नीचे बैठ गया है, ठीक है, जो सॉइल वाला पार्ट है, उसको कहेंगे प्राइमरी स्लज। ठीक है, इतना समझ में आया। 2 चीजें हैं। इस प्रोसेस को अगर आप लिखना चाहते हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट को, तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, पहला फिल्ट्रेशन से, सेकंड सेडिमेंटेशन से। अब जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है, इसमें भी 2 चीजें हमारे पास आ गई। वन इज इफ्लुएंट एंड अदर इज प्राइमरी स्लज। तो ये प्राइमरी स्लज तक तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये तो नीचे बैठी हुई गंदगी है, दैट इज मिट्टी कह लो आप, है ना, सॉइल के पार्टिकल्स कह लो। मेनली वाटर तो यहाँ पे है, जो लिक्विड वाला पार्ट है वाटर यहाँ पे है। तो फर्स्ट स्टेज इज कंप्लीटेड, दैट इज प्राइमरी स्टेज इज कंप्लीटेड। अब ये जो इफ्लुएंट है, इसको हम लेके जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। इसका हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे, दैट विल बी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब यहाँ पे हम माइक्रोब्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दैट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज वी आर यूजिंग माइक्रोब्स। यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने 2 चीजें स्टडी कर ली थी कि आफ्टर सेडिमेंटेशन 2 चीजें हमारे पास आ गई थी। वन वॉज स्लज एंड अदर वॉज इफ्लुएंट, दैट वॉज सुपरनेटेंट। ठीक है, तो जो प्राइमरी स्लज है वो किसी काम का नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो तो सेडिमेंट्स है ना, जो सेटल डाउन हो गए हैं, सॉइल के पार्टिकल्स, पत्थर, पेबल्स, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं। लेकिन जो फ्लूइड मटेरियल है, दैट इज इफ्लुएंट, वो हमारे काम का है, क्योंकि फर्दर उसको ट्रीट किया जाएगा। अब कैसे ट्रीट किया जाएगा उसको, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सबसे पहले दैट इफ्लुएंट इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द एरिएटेड टैंक। एक बड़ा सा टैंक जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा ना, ऐसे गोल गोल से टैंक जो दिखाई दे रहे थे और उनमें वाटर फिल हो रखा था, वो जो टैंक है वही कहलाता है एरिएटेड टैंक, मतलब जिसमें इजिली एयर पास कर सके। एरिएटेड का मतलब क्या है, जिसमें एयर का मूवमेंट हो सके। तो इस चीज को हम लिखेंगे, द इफ्लुएंट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू एरिएटेड टैंक। ठीक है, एरिएटेड टैंक में उसको ट्रांसफर तो कर दिया है। अब
वहां पे हमें एक और प्रोसेस करनी पड़ेगी कि उसमें एयर को पंप करना पड़ेगा और उसको मैकेनिकली उसको एजिटेट करना पड़ेगा। मतलब जो भी उसमें सीवेज का जो भी मटेरियल है उसको बार बार उसको एजिटेट करना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा या हिलाना पड़ेगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। क्योंकि वो सेडिमेंट नहीं होने देना है उसको, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस तो हो चुका है, लेकिन अभी उसके अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ होगी उनको एयर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एरोबिक माइक्रोब्स है ना, दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडाइजेशन के लिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एयर का होना, एयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम लिख देते हैं एयर विल बी पम्प्ड एंड इट विल बी एजिटेटेड मैकेनिकली, ठीक है। उसको एजिटेट करना पड़ेगा मैकेनिकली। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स है, ये भी लिख लेते हैं, बिकॉज ठीक है। यही सेम चीज हमने लिख भी दी है कि बिकॉज माइक्रोब्स आर एरोब्स, है ना। एरोब्स का मतलब आप पढ़ चुके ना, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोब्स अनएरोब्स दो टाइप के माइक्रोब्स होते हैं। एक एरोब्स का मतलब जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, दे नीड ऑक्सीजन फॉर डाइजेस्टिंग द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज। सीवेज में हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है जिसको एक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करने का काम करता है। मतलब कि जो फंगस, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं फंगस भी होती है, तो एक माइक्रोब उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ से कि ये दो स्टेप हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पे माइक्रोब्स की और अच्छे से और ज्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्लोसिस। फ्लोसिस का मतलब होता है मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम वाइगरस ग्रोथ ऑफ फ्लोसिस। फ्लोसिस की ग्रोथ हो जाएगी। अब हमें पता होना चाहिए कि ये फ्लोसिस क्या है। इट इज द masses of bacteria associated with fungal filament। ऐसा कह लो कि बैक्टीरिया और फंगस एक साथ आके मिल गए हैं और एक मैश लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने फॉर्म कर लिया है, जिसको हम बोल रहे हैं फ्लोसिस। एक नंबर में कभी कभी फ्लोसिस की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि व्हाट आर फ्लोसिस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ बैक्टीरिया एंड फंगल, दोनों का मिक्सचर है ये। तो इतना समझ में आ गया कि ठीक है, ये जो सीवेज है हमने इसको एक एरिएटेड टैंक में कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स आ गए हैं और उनकी अब वाइगरस ग्रोथ होगी, बहुत फास्टली ये ग्रो करेंगे। क्यों ग्रो करेंगे? क्योंकि इनको ऑर्गेनिक मैटर मिल गया है। अब ये उसके ऊपर फीड करने का काम करेंगे, ठीक है। उसको जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करेंगे। ये जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ना, ये एरोब्स, इनका फूड है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये इनका फूड है। तो इनिशियली ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा था, ठीक है। जब सीवेज को ट्रीट करना स्टार्ट किया था तो ऑर्गेनिक मैटर स्टार्टिंग में बहुत सारा था। जब ये माइक्रोब्स उस पर फीड कर लेंगे, उसको ऑक्सीडाइज कर लेंगे, तो बाद में ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा। और पॉल्यूशन यही डिसाइड करता है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर का लेवल कितना है। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज बीओडी। सबसे पहले तो बीओडी की डेफिनेशन देखेंगे कि बीओडी है क्या। इट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में इसको समझना चाहें तो उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, यानी कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट
है ना। माइक्रोब्स को अभी हमने बात की है कि दे आर एरोब्स, है ना। एरोब्स है मतलब दे नीड ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो बीओडी का मेजर हम कैसे करते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का कैसे मेजर करते हैं, द अमाउंट ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख रही हूं मैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड for the ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सीवेज वाटर। कितने, 1 लीटर सीवेज, 1 लीटर पानी है, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसका जो मेजर है वो कहलाएगा बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा कि जो डेफिनेशन है ये कैसे बात करे कि 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसका डाइजेशन होना है, ठीक है। कौन करेगा, बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहा है उस 1 लीटर ऑफ सीवेज को ट्रीट करने में, तो उसका मेजर कहलाएगा बीओडी। अब जो हम यहाँ पे तो डेफिनेशन में हमने लीटर्स में बात कर ली है, बट ये जो एरिएटेड टैंक्स हैं ये तो बड़े बड़े टैंक हैं, इनमें 1 लीटर में काम नहीं चलता, इनमें तो कितना लीटर सीवेज होता होगा, तो उसपे भी मार्किंग रहती है। हमें पता है कि ये जो एक टैंक है ये कितने लीटर का बना हुआ है, इसकी कैपेसिटी क्या है, तो उसके हिसाब से बीओडी मेजर कर लिया जाता है, ठीक है। वहां से सैंपल, ऐसा समझो, हमें पता कैसे चलेगा बीओडी कितना है, कैसे पता चलेगा, तो एक सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उस सैंपल को ऑब्जर्व करके उसका टेस्ट करके हमें पता चलता है कि इस इतने से पानी में जो सैंपल हमने लिया है इसमें कितना बीओडी है, ज्यादा है या कम है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ट्रीटमेंट हो गया है सीवेज का या फिर अभी बाकी है। तो इसके लिए आप एक चीज और लिखो, बीओडी इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का इनडायरेक्ट मेजर है, कैसे है, अगर बीओडी हाई है मतलब ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, बीओडी हाई है मतलब ऑक्सीजन डिमांड हाई कब होगी, जब बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और बहुत सारे माइक्रोब भी होंगे, है ना। जब ऑर्गेनिक मैटर है तो माइक्रोब्स की ग्रोथ हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा बीओडी डिमांड करेंगे, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेंगे, मतलब अभी पॉल्यूशन बहुत हाई है। बट मान लो माइक्रोब्स ने डाइजेशन कर लिया है, ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर लिया है, तो उनका अमाउंट भी कम हो गया क्योंकि उनका फूड खत्म हो गया है, तो वो भी ग्रोथ नहीं करेंगे अब, ठीक है। तो वहां पे बीओडी कम हो जाएगा। अगर बीओडी ज्यादा है तो मतलब पॉल्यूशन भी ज्यादा है वाटर सीवेज में, अगर बीओडी का अमाउंट कम है मतलब पॉल्यूशन कम हो गया है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डाइजेस्ट हो चुका है। तो एक चीज मैं लिख देती हूं, इनिशियली द बीओडी वॉज वेरी हाई, ठीक है। अब ये जो बात लिखी है इनिशियली बीओडी वॉज वेरी हाई, हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में, ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में बीओडी बहुत ज्यादा था क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा था। तो मैं यहां पे एक चीज लिख सकती हूं, हाईली पॉल्यूटेड वाटर, जो सीवेज का वाटर था वो कैसा था, हाईली पॉल्यूटेड था, क्योंकि पता चल रहा है कि बीओडी कैसा है, हाई है, ठीक है। लेकिन एरोबिक टैंक में डालने के बाद, फ्लोसिस का फॉर्मेशन होने के बाद में कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद उस सीवेज का बीओडी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं, आफ्टर फ्यू डेज बीओडी डिक्रीजेस। तो जब बीओडी डिक्रीज होगा इसका मतलब क्या हो गया कि पॉल्यूशन भी कम हो गया है, पॉल्यूशन लेवल ऑल्सो डिक्रीजेस। अब आप समझ पा रहे होगे कि हमने यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल किस सेंस में बात कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक मैटर की सेंस में बात कर रहे हैं कि उसका डाइजेशन हो गया है तो पॉल्यूशन भी कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली पॉल्यूशन का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, उसका डाइजेशन हो गया मतलब पॉल्यूशन का लेवल भी कम हो गया है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कम ना हो जाए।
इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सीवेज इज ट्रीटेड टिल द बीओडी गेट्स रिड्यूस्ड। बीओडी का लेवल कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तब तक हमने इसको ट्रीट करना है। ठीक है, इसका सैंपल निकाल के बार बार इसको चेक कर लिया जाता है कि बीओडी का अमाउंट कितना है। जब एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम आने लग जाता है तो हम समझ जाते हैं कि भाई ये इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है ये पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। अब जो इफ्लुएंट है, ठीक है, इसको दूसरे टैंक में पास कर दिया जाएगा और उस टैंक का नाम होगा सेटलिंग टैंक। नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ effluent will be passed into settling tank। अब यहाँ पे क्या सेटल होगा, है ना, वहां पे तो हमें समझ में आ रहा था कि सेडिमेंटेशन के टाइम पे तो चीजें सेटल हुई थी। यहाँ पे सेटलिंग टैंक में क्यों डाला गया, क्या सेटल होगा? जो फ्लोसिस का फॉर्मेशन हो चुका था, ठीक है, जब एरिएटेड टैंक में डाला था तो बहुत सारे माइक्रोब्स और बहुत सारा फंगस, बैक्टीरिया एंड फंगस का एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन गया था, एक एसोसिएशन बन गया था, है ना। अब वो सारा फीड कर चुके हैं, बहुत ग्रो किया उन्होंने क्योंकि खूब सारा फूड उनके पास था, ठीक है, दैट वाज ऑर्गेनिक मैटर। अब उनका क्या करना है, ऑर्गेनिक मैटर तो कंप्लीट हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, अब ये जो फ्लोसिस बन चुके हैं, अब इनको सेटल डाउन करवाना है, ठीक है, तो इसलिए हमने इनको सेटलिंग टैंक में डाल दिया है। किसको? इस इफ्लुएंट टैंक को। अब losses will settle down and it will be called activated sludge। देखो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक्टिवेटेड स्लज। ये कुछ भी नहीं है, ये वही सीवेज वाला वाटर है जो जिसका एक लेवल पे ट्रीटमेंट हो चुका है, एरोब्स ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है और अब वो एरोब्स उसके अंदर है तो इसको हमने एक्टिवेटेड स्लज का नाम दे दिया है। अब कुछ पोर्शन इस एक्टिवेटेड स्लज में से रख लिया जाएगा। अब ये किस काम आएगा, ये जो ऐसा समझो, आपको एक बात पता भी होगी, जब हम दही जमाना होता है तो पहले थोड़ा सा दही हम रख लेते हैं ना, डेली अगर दही जमाते हैं तो उसमें से थोड़ा सा दही रख लेते हैं कि अब ये नेक्स्ट डे हम दूध में डाल देंगे तो वापस से दही जम जाएगा। तो जो इनोकुलम डाला जाता है, जो थोड़ा सा दही डालते हैं उसको बोलते हैं इनोकुलम। तो यहाँ पे भी इस एक्टिवेटेड स्लज में से थोड़ा सा पार्ट रख लिया जाता है कि अब जो वापस से फ्रेश दूसरा सीवेज आएगा और उसको जब एरिएटेड टैंक में डालेंगे तो ये एक्टिवेटेड स्लज डाल दिया जाएगा एज इनोकुलम, मतलब एक स्टार्टर की तरह उसमें डाल दिया जाएगा। क्योंकि देखो जब पहले स्टेप में हमने बात की थी तो फ्लोसिस के फॉर्मेशन में कुछ टाइम लगा था, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बना बनाया फ्लोसिस, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लोसिस ऑलरेडी उसमें डाल रहे हैं, तो बैक्टीरियल और फंगल की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी और ट्रीटमेंट उतना ही जल्दी स्टार्ट होगा। प्रीवियसली उसको थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि ग्रोथ होने में टाइम लग रहा था, ग्रोथ होने के बाद में बीओडी कंज्यूम करना स्टार्ट किया था उन्होंने, है ना, बीओडी बाद में लो हुआ था, ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे हम ऑलरेडी उन माइक्रोब्स को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये पॉइंट क्लियर है। अब लिख देते हैं नेक्स्ट हम, some part of activated sludge will be used as inoculum, ठीक है, for the next sewage in एरिएटेड टैंक। इतनी बात क्लियर होगी कि कुछ एक्टिवेटेड स्लज हमने रख लिया है और उसको अब हम क्या बात कर रहे हैं कि उसको हम एज एन इनोकुलम यूज करेंगे इन द सीवेज, जो दूसरा सीवेज आएगा और जब हम उसको एरिएटेड टैंक में डालेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग स्लज। अब जो बच गया, जो पोर्शन बच गया रिमेनिंग वाला है, ठीक है, कुछ तो इनोकुलम की तरीके से हमने रख लिया है, यूज करेंगे, जो बच गया है अब इसको भी कहीं ट्रांसफर करेंगे। देखो पहले एरिएटेड टैंक में ट्रांसफर किया, दूसरी बार सेटलिंग टैंक में ट्रांसफर किया। जब सेटल हो गया, फ्लोसिस सेटल हो गया तो कुछ अमाउंट उसका निकाल लिया जिसको हमने एक्टिवेटेड स्लज का नाम दिया था। अब इसको वापस से हम अनएरोबिक बैक्टीरिया चाहिए होंगे अब डाइजेशन के लिए। पहले एरोब्स को यूज किया जहां पे ऑक्सीजन की डिमांड थी,
अब कुछ अनएरोबिक बैक्टीरिया होंगे जो बचा हुआ डाइजेशन का काम करेंगे, जो बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, रिमेनिंग स्लज विल बी ट्रांसफर्ड इनटू अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये जो टर्म आ गया है दैट इज अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसका मतलब क्या है? मतलब अब हम जहां ट्रांसफर करने वाले हैं वहां पे अनएरोबिक काम करेंगे। ठीक है, अनएरोबिक किसका डाइजेशन करेंगे? स्लज का। तो उसका नाम ही दे दिया कि ये एक डाइजेस्टर है। यहाँ पे जितना भी जो बचा हुआ इफ्लेंट था, एक्टिवेटेड स्लज जो हमने डाल दिया था, ठीक है, उसको अनएरोबिकली अब डाइजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हम वो लिख लेते हैं, उस पॉइंट को लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो अनएरोब्स हैं, ठीक है, अनएरोबिक बैक्टीरिया है, वो किसको डाइजेस्ट करेंगे? जो फ्लोसेस बन गए थे, है ना, उनको भी तो डाइजेस्ट करना है। वो भी तब हमारे किसी काम के नहीं है ना, क्योंकि उनका फंक्शन तो खत्म हो चुका है एरोबिक टैंक में। तो उनको भी डाइजेस्ट करने के लिए विल बी यूजिंग अनएरोब्स, अनएरोबिक बैक्टीरिया यूज करेंगे। ठीक है, जब वो इन बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेंगे तो कुछ गैसेज रिलीज होंगी। ठीक है, अनएरोब्स कुछ गैसेज रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोगैस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस some gases will be released by anaerobes। और वो गैसेस कौन सी होंगी? वो मीथेन होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एंड वो होगी हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैसेस रिलीज होगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि ये सेकंड वाली प्रोसेस में, चल तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही रहा है, लेकिन उसमें भी आप दो में डिवाइड कर रहे हो प्रोसेस को, है ना। एक बार जहां एरोबिक बैक्टीरिया फंक्शन कर रहे हैं, दूसरी बार जहां पे अनएरोब्स काम कर रहे हैं। तो जहां पे अनएरोब्स काम करते हैं वहीं पे ये गैसेस रिलीज होती हैं, एंड इन गैसेस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं बायोगैस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे बायोगैस रिलीज हो गई है, मतलब अनएरोबिक बैक्टीरिया ने भी अपना काम कर दिया है। तो फाइनली अब किस में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? ये वाटर, ये किसी भी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फाइनली द ट्रीटेड सीवेज वाटर will be discharged into water body। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, पोल्यूशन तो बचा नहीं है इसके अंदर। जो सीवेज था इनिशियली हाई पोल्यूटेड था, ये हाईली पोल्यूटेड था, अब वो ट्रीट हो चुका है। तो अब हम इसको किसी भी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब आप इमेज देखो, स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी आपको। डायग्रामेटिक फॉर्म में इसमें बताया हुआ है कि इनिशियली कैसे सीवेज वाटर आया, कैसे एरिएटेड टैंक में गया, ठीक है, उसके बाद में वहां पे कैसे उसको सेपरेट किया गया, मतलब एरोबिक टैंक से दूसरे अनएरोबिक टैंक में अनएरोबिक बैक्टीरिया काम किया उस पे, और फाइनली इट इज डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी। तो आप डायग्रामेटिकली भी इस चीज को समझ लो कि कैसे ये फंक्शन करता है, और प्रोसेस हम पूरी पढ़ ही चुके हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।